हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है उसके हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप सबके लिए नए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए नए होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज हम एचपीएससी, आरपीएससी और हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, ठीक है, उनमें ये सारे क्वेश्चंस काम आएंगे। अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दोनों जो है उनकी तैयारी करनी है, दोनों पेपर की, तो बैच हमारा रनिंग में है। आप साहित्य स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी, वहां जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको इस बैच में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का स्टडी मटेरियल, सब्जेक्टिव का स्टडी मटेरियल, साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की मॉक टेस्ट सीरीज और कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि देखो, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो एग्जाम एक सिर्फ एक तरह से हम मान सकते हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका। लेकिन ये वाला जो एग्जाम होगा, एचपीएससी जो कंडक्ट करवाएगा, वो एग्जाम आपका एक जो आपकी जॉब ओरिएंटेड पेपर है वो उस तरीके से उस पेपर को सेट किया जाएगा। और हालांकि सारे ही जो स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उस पेपर में जो बैठेंगे सारे नेट क्वालिफाई होंगे, तो अच्छे मतलब नॉलेज वाले पर्सन होंगे सारे। तो आपको भी अपने बेहतर तरीके से तैयारी करके जाना है, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच theoretical approach would be most useful examining the queer temporality in Shakespeare's sonnet, where the poet disrupts heteronormative time through his refusal of reproductive futurity. हेट्रोनॉर्मेटिव होता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी अप्रोच जो है वो मोस्ट यूजफुल होगी, जिसे हम एग्जामिन कर सकते हैं क्वेर टेम्परेलिटी का। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेर क्या मतलब है? ये एलजीबीटी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कहाँ पे पढ़ते हैं? एलजीबीटी थ्योरी में। न्यू हिस्टोरिसिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, पोस्ट कॉलोनिज्म में नहीं होता, स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं होता। तो बच गया आंसर हमारा बी। बहुत ज्यादा आप इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा सीधा सा पढ़ना है। सिंपल क्या पूछा गया है कि एग्जामिन का बेस्ट सूट करता है क्वेर टेम्पोरलिटी से, तो कौन सा होगा इसमें से? वो होगा क्वेर थ्योरी। उसके बाद अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रोनिक वर्स इन मेडिवल लिटरेचर रेफर टू। ये जो मैक्रोनिक वर्स है मिडिवल लिटरेचर में ये लिखा जाता था इसको, तो ये इसमें बताना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रेफर करता है वर्स रिटन अबाउट फूड एंड फेस्टिंग, वर्स मिक्सिंग लैटिन एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये वाला सही होगा। इसमें जो वर्स है वो मिक्स किए जाते थे लैटिन, और लैटिन जो लैंग्वेज पहले ज़्यादा यूज होती थी, ये एंग्लो सेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा लैटिन लैंग्वेज चलती थी, लैटिन का डोमिनेट ज़्यादा था, तो उसके साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज किया जाता था। दैट इज कॉल्ड मैक्रोनिक वर्स। नेक्स्ट वन, द डुप्लिसिटी ऑफ द फॉल्स रिलीजन, स्पेसिफिकली रोमन कैथोलिसिज्म। अच्छा, एक मिनट, इसका एक बार क्वेश्चन गायब है। ये एक फेरी क्वीन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इन स्पेंसर द फेरी क्वीन द कैरेक्टर ड्यूसा, ये जो कैरेक्टर है फेरी क्वीन के अंदर, ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये द डुप्लिसिटी ऑफ फॉल्स रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, स्पेसिफिकली रोमन कैथोलिसिज्म। ये ड्यूसा का कैरेक्टर है कहां पे? फेरी क्वीन में। फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। उसके बाद नेक्स्ट, मिल्टन्स डॉक्ट्राइन ऑफ द फॉर्चुनेट फॉल इन पैराडाइज लॉस्ट सजेस्ट दैट। डॉक्ट्राइन जो है, मिल्टन की डॉक्ट्राइन है फॉर्चुनेट फॉल पैराडाइज लॉस्ट में, वो क्या सजेस्ट करती है? एडम एंड ईव डिसओबीडियंस वाज पार्ट ऑफ द गॉड्स ग्रेटर प्लान। ये सही है बिल्कुल। एडम और ईव ने जो डिसओबीडियंस किया था वो एक प्लान था, किसका? गॉड का ग्रेटेस्ट प्लान था वो। उसके बाद, द ग्वाइन पोएट्स पर्ल एम्प्लॉयज विच मिडाइवल थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। अब इसमें से बताओ कौन सा, ये जो ग्वाइन पोएट है ना, ओल्ड जो टाइम है उसका ये पोएट है सर ग्वाइन।
पोएट पर्ल एम्प्लॉय कौन सी थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने यू एज ए सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल था इनका, वो कौन सा था? पर्गेटोरियल टाइपोलॉजिकल एक्सिजिस, ये वाला सही है इसमें। टाइपोलॉजिकल एक्जिसिस क्या होता है? जो बाइबल की इंटरप्रिटेशन की जाती है ना जिससे, उसको बोलते हैं ये टाइपोलॉजिकल एक्जिसिस। हाँ ठीक है, ये आएगा ऑप्शन सी, बाइबल की इंटरप्रिटेशन की जाती है ऐसे, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद द रिटोरिकल डिवाइस हैंडेड इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड बाय शेक्सपियर इन्वॉल्व, ये वाला जो रिटोरिकल डिवाइस है किसने यूज किया? शेक्सपियर ने यूज किया है। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सप्रेसिंग ए कॉम्प्लेक्स आइडिया यूजिंग द टू कोऑर्डिनेटेड टर्म्स, एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल आइडिया बाय टू वर्ड्स, ये होता है ये वाला हैंडियडिस। तो इसमें शेक्सपियर ने यूज किया है कॉम्प्लेक्स आइडिया यूजिंग टू कोऑर्डिनेटेड टर्म्स, ये इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द, ये सारे कॉन्सेप्ट नए हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ तो नई नई चीजें लेके आ रहा हूँ मैं भी तुम्हारे लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा ये होता है कि हाँ मेरे लिए भी चीजें नई है, तो क्यों ना मैं ये चीजें भी आपके साथ शेयर करूँ। ये है कॉन्सेप्ट स्प्रेजेटूरा सेंट्रल, ये कैस्टिग्लाइंस पोएट है ये, द बुक ऑफ द कॉर्टियर की, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट किस चीज को रेफर करता है? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को स्टडीड, नॉन क्लेंस कंसीलिंग केयरफुल प्रिपरेशन, इसको रिलीजियस डेविएशन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू क्लासिकल डेकोर, ये कॉन्सेप्ट रेफर करता है स्टडी नॉन क्लेंस कंसीलिंग केयरफुल, केयरफुल प्रिपरेशन, या हम इसमें आपको कहीं पे मिल सकता है इसमें कि इसमें केयरफुल केयरलेसनेस इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये वाला इसमें ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद विच लिटरेरी थ्योरी वुड बी मोस्ट इफेक्टिवली एलिमिनेट द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ जेंडर कैटेगरी इन जॉन डन्स साफो टू फिलाइनस, साफो टू फिलाइनस जो है ये एक इसकी पोएम है जॉन डन की, इसमें पूछा गया है कौन सी लिटरेरी थ्योरी मोस्ट इफेक्टिव होगी इसके अंदर, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी होगी, मार्क्सिज्म, क्वेयर थ्योरी या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी? इसका आंसर होगा क्वेयर थ्योरी, इसमें भी सेम सेक्स की बात की गई है तो यहाँ पे क्वेयर थ्योरी आ जाएगा इसका सही आंसर। आगे, इन मिडावल मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर व्हाट वाज द फ्लोरिलेजियम, ये क्या है? फ्लोरिलेजियम इज अ काइंड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, इन लैटिन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे कलेक्शन की बात है, कहीं पे कलेक्शन ऑफ द एक्सेप्टेड पैसेज फ्रॉम द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, तो पहला ही आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा, 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स एलिगरी इन बुक्स फिफ्थ ऑफ द स्पेंसर द फेरी क्वीन स्पेसिफिकली एड्रेस, ये जो बुक फिफ्थ है एडमंड स्पेंसर ने लिखी है फेरी क्वीन, ठीक है, उसके अंदर जो पांचवी बुक है उसमें क्या इनमें से कौन सा है? देखो, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन, इंग्लैंड स्पेन के कॉन्फ्लिक्ट की तो कोई बात ही नहीं थी, तो कट हो गया। द एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, इसकी बात की गई थी, इसको एग्जीक्यूट करने की बात की थी एडमंड स्पेंसर ने फिफ्थ बुक में, तो आंसर इसमें बी सही होगा। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रंटियर ऑफ जॉनर्स इन ड्राइडन्स क्रिटिकल वर्क्स रेफर टू, ये जो फ्रंटियर ऑफ जॉनर है इन डन्स ड्राइडन क्रिटिकल वर्क्स, ये क्या रेफर करता है? ये जो कॉन्सेप्ट है रेफर करता है क्या? द डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्लासिकल एंड मॉडर्न लिटरेरी फॉर्म, द बाउंड्री बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज, द डी demarcation between comedy and tragedy, demarcation is a kind of way to fix the boundary between comedy and tragedy, ऐसी बात की ना ड्राइडन कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच में, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके अंदर, फिक्सिंग द बाउंड्रीज, दैट इज मीनिंग ऑफ demarcation। नेक्स्ट वन, द anonymous works the revenger tragedy is now most commonly attribute to, अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, द रिवेंजर ट्रेजेडी का एट्रीब्यूट जो है वो किसको किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ट्रेजेडी इज नाउ
नाउ मोस्ट कॉमन, या कि प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब इसको एट्रीब्यूट पहले किया जाता था किसी और राइटर को, पहले एट्रीब्यूट किया जाता है सिरिल टेरेनर को। और एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एनटीए ने इसका आंसर भी यही दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा गया, नाउ मोस्ट कॉमनली एट्रीब्यूट। अब किसको एक लंबे टाइम तक सिरिल टेरेनर को माना गया था कि ये उसका ऑथर है, लेकिन अब नहीं माना जाता। अब ये चीज बदल गई है, अब थॉमस मिडल्टन को इसका क्रेडिट दिया जाता है, इसका एट्रीब्यूट किया जाता है थॉमस मिडल्टन। Next one, which rhetorical technique is exemplified the Marvel's line, the graves a fine and private place, but none I think do their embrace। यहाँ पे देखो क्या है स्टार्टिंग में, मार्वल्स लाइन, द ग्रेव्स ए फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। यहाँ पे क्या बताया था, ग्रेव एक फाइन प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है, बट नन, बट कुछ नहीं है, आई थिंक डू देयर एम्बरेंस। स्टार्टिंग में किसी चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बता दी है, धीरे धीरे उसको कम कर दिया गया है, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। ये वाला, जब उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो जाती है, दैट इज मियोसिस। उसके बाद जॉन मिल्टन एरोपेजिटिका स्पेसिफिकली आर्ग्यूज अगेंस्ट, जॉन मिल्टन का ये वर्क है एरोपेजिटिका, इसको पब्लिश किया गया है 1644 में, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी मिल्टन ने इसमें, कि भाई लिखने मतलब बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको इस बुक को बैन भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसके ऊपर बैन हटा दिया गया था। अब ये आर्ग्यू करता है किसके अगेंस्ट, द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप, इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया है प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप। थॉमस होब्स इन्फ्लुएंस ऑन रेस्टोरेशन लिटरेचर इज मोस्ट एविडेंट इन, थॉमस होब्स का नाम बहुत सुना होगा आपने, लेवियाथन नाम से एक बहुत फेमस वर्क है इनका। ये स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ह्यूमन नेचर, रोचेस्टर की पोइट्री में क्या देखा है इन्होंने, द स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ह्यूमन नेचर। तो यही होगा इसका सही आंसर, पहला ही सही है इसमें। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय टीएस एलियट टू डिस्क्राइब द शिफ्ट फ्रॉम द मेटाफिजिकल टू रेस्टोरेशन पोइट्री रेफर टू। ये जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये इसके दो कॉन्सेप्ट है टीएस एलियट के इसमें। द मेटाफिजिकल पोएट के नाम से, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक के अंदर इन्होंने दो टर्म दी है, एक डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और एक है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफाई का मतलब क्या था, जो इमोशंस हमारे अंदर है वो हम बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेटाफिजिकल पोइट ने ऐसा किया था, उनकी जो राइटिंग है उसमें कोई भी ऐसी आर्टिफिशियलिटी जो है वो नहीं दिखती है। जो उन लोग, अब लोग क्या सोचेंगे, रीडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनके अंदर जो, उनके मन में जो बात होती थी वही चीज वो सेम एक्सप्रेस करते थे, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और डिसोसिएशन होता है उसका अपोजिट, उल्टा हो जाना। तो सेपरेट, देखो यह क्या है, सेपरेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल कंटेंट फ्रॉम द इमोशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे सेपरेशन होना उस चीज का, एक यूनिफाई होना और फिर अलग होना, डिसोसिएशन मतलब सेपरेशन होना। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद विच रेस्टोरेशन प्लेराइट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर टाइप ऑफ द फीमेल विट एज ए चैलेंज टू पैट्रियार्कल अजम्पशन। कौन सा रेस्टोरेशन प्लेराइट है जिसने ऐसा किया, कैरेक्टर टाइप फीमेल विट, पैट्रियार्कल जो अजम्पशन है उसको चैलेंज करने के लिए ये कैरेक्टर एक डेवलप किया, फीमेल विट। किसने किया होगा, कोई फीमेल ही कर सकती है उस टाइम पे फिर ऐसा। विलियम वाइचरले, एफ्रा बेन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इन्होंने ही किया है फिर ये, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो गया। उसके बाद है द टेक्निकल इनोवेशन ऑफ द हीरोइक कपलेट एज डेवलप्ड बाय ड्राइडन डिफर फ्रॉम अर्लियर कपलेट फॉर्म्स। पहले भी था ना ये हीरोइक कपलेट, तो चलता था, कपलेट तो पहले से चलता रहा, लेकिन डेवलप किसने किया, ड्राइडन ने डेवलप किया है हीरोइक कपलेट को। अब उसमें अंतर क्या था, पहले वाले में क्या है, एंड लाइन नहीं थी, तो इसमें यूज किया गया यूज ऑफ द एंड स्टॉप्ड लाइन एंड बैलेंस एंटीथेसिस, ये फर्क था इसमें और पहले वाले में। अकॉर्डिंग टू द कंटेम्परेरी परफॉर्मेंस थ्योरी व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज इन थियोरेटिकल प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। जो कंटेम्परेरी परफॉर्मेंस मतलब पहले जो परफॉर्मेंस होती थी, व्हाट इज सिग्निफिकेंट चेंज इन थियोरेटिकल प्रैक्टिस, रेस्टोरेशन के टाइम पीरियड पे वो उसमें क्या बदलाव आया, द एडवेंट ऑफ द
proscenium arc staging is a kind of virtual vertical plane of space। ऐसे दिखता है ये जो स्टेज होता है रेस्पिरेशन टाइम पे, ये एडवेंट हुआ था, तो इसमें पहला ही हो जाएगा ये एडवेंट हुआ था प्रोस्केनियम आर्क स्टेजिंग, दैट इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद है नेक्स्ट वन, द लिबर्टाइन फिलोसफी एक्सप्रेस इन द रोचेस्टर पोइट्री ड्रॉ फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम। लिबर्टाइन फिलोसफी जो है एक्सप्रेस करती है रोचेस्टर की पोइट्री में, ड्रा मोस्ट डायरेक्टली फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? ये रोचेस्टर की जो पोइट्री है ये लिबर्टाइन फिलोसफी है, इसमें क्या है? एपिक्यूरिनिज्म, ये एक ग्रीक मिथ भी है एपिक्यूरिनिज्म। इट एम्फेसिस ऑन गुड टू सीक द मोडेस्ट प्लेजर, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड एब्सेंस ऑफ द बॉडीली पेन। एपिक्यूरिनिज्म मतलब प्लेजर को सीख करता है, बॉडी जो है वो अवॉइड करती है पेन वाली चीजों को। एपिक्यूरिनिज्म फिलोसफी है ये बहुत फेमस, टू ईट एंड टू लिव ऑलवेज फॉरएवर यंग, इसमें थोड़ा सा लस्टिंग वाला पार्ट भी आता है एपिक्यूरिनिज्म फिलोसफी में, तो ये इससे एसोसिएट करती है। लिबर्टाइन फिलोसफी यहाँ से इंस्पायर्ड है ये रोचेस्टर की पोइट्री, ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, इस पार्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन है कितने? इसमें 100 क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले, इसके हम 20 क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, बाकी आपको ये सारी चीज़ें बैच में मॉक टेस्ट में मिल जाएगी। अगले के भी मैं 20-20 क्वेश्चन ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है, बैच के अंदर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो आपको इस बैच में एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, साहित्य स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप को आप डाउनलोड करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कुछ आपको लगा हो कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी ऐसी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आऊँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।